हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम लेकर आए हैं सॉल्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, गेस्ट पेपर आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू गेस्ट पेपर या नोट्स तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिया गया है। बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए है ये, और ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इजी लैंग्वेज है, फ्लो चार्ट्स है, पॉइंट वाइज है। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती थी कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकालते थे और उसके आंसर ढूंढते थे, तो उनको टाइम ज्यादा लग जाता था। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने मोस्टली सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर रेडी करवाए हैं, सो दैट कि आप बस एक ही पीडीएफ पढ़ो, उसके अलावा आपको कोई बुक कोई भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 23 पेजेस का पीडीएफ बिल्कुल रेडी कर रखा है आप लोगों के लिए, सो दैट आप अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ पाओ। और ये इसी तरीके से रेडी किया है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाले हैं। सो व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, क्या होता है? तो देखो भाई, आंसर थोड़े थोड़े हमने बड़े लिखे हैं, क्योंकि आपको वहां पे कुछ ना कुछ मैटर लिखने को चाहिए होगा। जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे सारा कॉपी पेस्ट करना है, आप चीजों को समझो, वहां बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं भाई, हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। तो देखो भाई, हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द हायर हायरर यानी कि हायर परचेज बाय अ गुड्स फ्रॉम द सेलर यानी कि हायर वेंडर, बट डज नॉट मेक अ फुल पेमेंट एट वंस टाइम। जैसे कि आप सोच सकते हो कि जब भी हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो हम पैसे पूरे दे देते हैं, तो हम बायर और सेलर कहलाते हैं। तो आप सोचोगे ठीक है, वो तो सिस्टम बायर और सेलर का हो गया, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो होता है हायर परचेज सिस्टम के बारे में। तो ये एक ऐसा सिस्टम हुआ जिसके अंदर दो पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक पार्टी होती है विच द हायरर। हायरर जिसको बोलते हैं, जो कि हायर परचेज यानी कि बाय अ गुड्स फ्रॉम द सेलर, जो कि गुड्स को बाय करता है सेलर से। सेलर को यहाँ पे हायर वेंडर का नाम दिया गया और परचेजर को हायरर का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। बट डज नॉट मेक अ फुल पेमेंट, यहाँ पे फुल पेमेंट नहीं होती पहली बार में। ठीक है, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में लमसम अमाउंट जाता रहता है। Make an lump sum amount as a down payment and the remaining amount will be paid in installment by the hirer। यानी कि जो हमारा बायर है, जो खरीदने वाला है, वही पैसे देगा, लेकिन वो लमसम अमाउंट, एक थोड़ा बहुत पैसे पहले दे देता है। लेट सपोज अगर कोई 50,000 का अमाउंट का सामान किसी बायर ने कुछ खरीदा है, तो 50 में से 10 या 20,000 वो दे देगा, और जो बाकी का बच गया 30,000 वो इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा। ठीक है, सेलर को। सेलर मतलब हायर वेंडर। ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग it is somehow like an installment system, but the major difference in installment system and hire purchase system is the time of transfer of ownership। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे क्या होता है, हम लोग जब दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो दुकान पे जाते हैं तो पूरे पैसे दे देते हैं, तो हम उस सामान के पूरे मालिक बन जाते हैं और हमें लगता है हम ही ओनर है। ठीक है, क्योंकि सामान हमारे पास आ चुका है, अब हम उसका कुछ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, इट इज समहाउ लाइक एन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है। तो जो मेजर डिफरेंस रहता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम का या हायर परचेज सिस्टम का, वो ये रहता है कि टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है थोड़ी डिफर करती है, क्योंकि जब आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाती है तब आप उसके मेन मालिक बन जाते हो। एंड द हायर परचेज सिस्टम इज जनरली इम्पोज ऑन द गुड्स विच हैव अ गुड्स रीसेल वैल्यू इन द मार्केट। ठीक है, तो ये देखो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है इस तरीके से, या फिर कैसे भी, जैसे मैं आपको कॉपी पे समझाती हूँ तो आप वैसे भी समझा सकते हो। जैसे हायर परचेज का यहाँ पे दो एरो दिए, ठीक है, तो आपने एक जगह पे ये कर दिया, एक जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, सेलर और बायर यानी कि हायरर और हायर वेंडर। ठीक है, हायर वेंडर बोले तो सेलर। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे समझा रखा है, बहुत इजी सी लैंग्वेज में हम लोगों ने ये गेस्ट पेपर बनवाए हैं, सो दैट आपको पढ़ने में ना आसानी हो। क्योंकि देखो, वैसे ही एग्जाम टाइम पास आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप गेस्ट पेपर लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लेना जो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके, उसके आंसर फिर बुक से खुद ढूंढ लेना अगर आपके पास टाइम है तो, और नहीं है तो फिर आप व्हाट्सअप करके ले लेना। बस ये पीडीएफ पढ़ना और वन शॉट करना, आपका काम हो जाएगा। तो एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम वन शॉट तो कंप्लीट है, बट जो लास्ट का जो कंप्यूटर वाला जो यूनिट है, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, वो आपने नहीं कराया। तो देखो, मैंने वो भी करवाया हुआ है,
बस आप प्लेलिस्ट में चेक करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। बट मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगी कि ना एक वीडियो बना दूँ मर्ज करके, जिसमें आपके वो जो लास्ट वाला जो लेसन है वो भी ऐड करके एक अलग से वन शॉट रेडी कर दूँ 2025 वाले बच्चों के लिए, सो दैट उनको ईज़ी होगा और ये पीडीएफ पढ़ना है। बस 2 चीज़ें करनी है और कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है? और थोड़े बहुत टेलीग्राम जॉइन कर लो, वहाँ पे प्रीवियस पेपर डले हुए हैं, वो प्रैक्टिस कर लेना। तो हायरर यहाँ पे लिखा भी है, अ हायरर इन द जनरल टर्म इम्प्लाइज द बायर ऑफ अ गुड्स, यानी वो कौन होता है, बायर ऑफ द गुड्स होता है, या पर्सन हु ऑब्टेन अ गुड्स फ्रॉम द ओनर, यानी कि वो गुड्स को ऑब्टेन करने वाला है ओनर से, यानी कि ओनर और द सेलर, मालिक बोलो या फिर सेलर बोलो, अंडर द हायर परचेज सिस्टम में, है ना? हायर वेंडर में कौन आता है? हायर वेंडर इज द ओनर ऑफ द सेलर ऑफ द गुड्स हु हैज डिलीवर द गुड्स टू द हायर अंडर अ हायर परचेज सिस्टम, ठीक है? इस तरीके से रहता है। अगर पेपर में आ जाए कि आपको डिफरेंस लिखना है, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इसको क्या करना, ऐसे मत लिखना, लाइन खींचना, इधर हायरर लिखना, इधर हायर वेंडर लिखना, यानी कि सेलर लिखना, फिर दोनों का मीनिंग समझाना, फिर एक एक एग्जाम्पल देना। इस तरीके से समझाओगे तो काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी इन्हीं पॉइंट्स को आप ना 2-3 बना के भी लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आता है हायर परचेज एग्रीमेंट होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो भाई, हायर परचेज एग्रीमेंट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच द परचेजर एंड द सेलर म्यूचुअली एग्री टू लेट द गुड ऑन द हायर, यानी कि हायर परचेज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है? और ये टर्म्स एंड कंडीशन इसीलिए आती हैं, मैं थोड़ा डिटेल में करा रही हूँ सो दैट आप वहां बना के इजिली लिख पाओ। होता क्या है ना कि जो हायर परचेज एग्रीमेंट होता है वो कंटेन करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को, क्योंकि आप जब भी कोई सामान को बाय करते हो, ठीक है, तो जब आप एक ही बार में पैसे दे देते हो तो मामला खत्म हो जाता है, सेलर भी फ्री और बायर भी फ्री। लेकिन जहां पे पूरे पैसे नहीं गए वहां पे चीजें होती हैं कि भाई पैसे भी लेने हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगी, नहीं तो बाद में सेलर को पैसे नहीं मिलेंगे या फिर वो अपने पैसे के लिए बार बार भटकेगा, ठीक है? तो ये सारी कंडीशंस जो है वो सिचुएशन जो है आती हैं ऑन विच द परचेजर एंड द सेलर म्यूचुअली एग्री करते हैं, ठीक है? जब भी हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, द एग्रीमेंट कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस, कुछ क्लॉज यहाँ पे दिए गए हैं। वेंडर और द सेलर गिव्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द हायरर और हायर परचेज विद द कंडीशन दैट ओनरशिप कैन बी विल बी ट्रांसफर ओनली व्हेन द हायरर मेक द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखो आ गई ना बात वही, कि जब उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी तभी जाके उसको ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है? तभी वो मेन मालिक बन जाएगा। हायरर हैज द ऑप्शन टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एनी टाइम इफ ही एंड शी डज नॉट वांट टू एसेट और अनेबल टू पे द फर्दर इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि जो हायरर होता है, यानी कि जो हमारा बायर होता है, उसके पास ऑप्शन होता है टर्मिनेट करने का एग्रीमेंट को, वहीं खत्म करने का किसी भी टाइम, अगर इफ ही एंड शी डज नॉट वांट टू एसेट, अगर मान लो कि कोई भी एसेट है। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, आप सोचोगे कि मैम हमें ना ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब ऐसा कब होगा कि कोई अगर हमें 50,000 का सामान या 60,000 का या 1 लाख का सामान है तो हम उसकी पूरी पेमेंट ना देके इंस्टॉलमेंट पे देंगे। तो देखो भाई होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे, मैं एग्जांपल दूंगी जो आपको इजीली समझ आए, है ना? जैसे क्या होता है कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि किराए वगैरह पे रहते हैं, रेंट वगैरह पे रहते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, एसेट को यूज करते हैं, ठीक है? बेड, सोफा, फर्नीचर, टीवी, एसी, इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि हमें ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल कोई यूपी का पर्सन है, वो दिल्ली में आकर के यहाँ पे जॉब कर रहा है, ठीक है? या नोएडा वगैरह में जॉब कर रहा है और वो वहां पे पीजी में रह रहा है या फिर किसी रूम में रह रहा है लेकर के, और वहां पे कोई एसेट वो थोड़े टाइम के लिए रहना चाहता है, एसेट को यूज करना चाहता है, तो वो किस में आ जाएगा, वो हमारे हायर परचेज एग्रीमेंट में आता है। और अगर वो किसी भी टाइम अपने एसेट को लेना नहीं चाहता, इफ ही एंड शी डज नॉट वांट एन एसेट, तो अनेबल टू पे दे फर्दर इंस्टॉलमेंट, तो अगर वो नहीं लेगा तो भाई आगे की इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं लेगा, जो भी उसका बैलेंस जितने महीने तक का बनेगा वो पे करेगा, उसके बाद वो एग्रीमेंट वहीं खत्म हो जाता है। कंटेंट ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या आता है कि अकॉर्डिंग टू द हायर परचेज एक्ट 1972 सेक्शन 4 ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट शुड बी मैंडेटरी मेंशन इन द हायर परचेज एग्रीमेंट में कौन कौन सी जो जो आपका हायर परचेज का जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ कंटेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी मेंशन होने ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है दोनों को, बायर एंड सेलर को, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड बहुत जरूरी है कि गुड्स को डिस्क्राइब किया हुआ होना चाहिए कि गुड्स किस तरह का है। सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड की ये भी जाहिर होना चाहिए कि जो आपका जो सेलर है उसने कितने में सामान बायर को बेचा है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड की, उसका एक्चुअल कैश। नेक्स्ट आप लोगों का ये थोड़ा सा हो गया, इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है? तो अब क्या आता है कि यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम भी मेंशन होना चाहिए उस एग्रीमेंट के अंदर कि किस डेट पे क्या
आपको पेमेंट मिली है, किस टाइम किस डेट पे आपको जो है आपने सामान दिया है। अमाउंट एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड बाय द हायरर, कि कितनी इंस्टॉलमेंट देगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो देगा। लास्ट डेट टिल ऑल द इंस्टॉलमेंट शुड पेड ऑफ, की लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी इंस्टॉलमेंट कब तक पे हो जाएंगी। द नेम ऑफ द पर्सन हु होम द इंस्टॉलमेंट इज पेबल, उस पर्सन का नाम होना चाहिए जिसके द्वारा ये इंस्टॉलमेंट पे की जाएंगी। ठीक है, अब हायर परचेज सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फायदे हैं, वो हम समझ लेते हैं। बाइंग एन एसेट बिकम मच इजियर फॉर द हायर बाय मेकिंग पेमेंट्स इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। तो आप सोच सकते हो कि भाई इसमें होता क्या है कि अगर हमें कोई भाड़े पे यानी कि किराए पे कुछ सामान लेना है और उसका अगर हमने फाइनल मालिक बनना है तो हमें ये फायदा मिल जाता है, एक ही बार पेमेंट ना देके हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। आफ्टर पेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट द हायर कैन एंजॉय द ओनरशिप ऑफ द एसेट। आप सोचोगे कि मैम अभी आपने एक एग्जांपल दिया था हमें कि कोई पर्सन है जो कि रह रहा है यहाँ पर और किराए पे रह रहा है और वो इंस्टॉलमेंट अगर सारी पे करता है तो ही वो मालिक बनेगा, लेकिन अगर वो सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, कुछ ही महीने इस्तेमाल करता है, तो वो मालिक नहीं बनेगा। बस उसने कुछ टाइम यूज किया और पैसे पे किए और उसके बाद उसका काम जो है वो खत्म हो गया था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है चीजें। कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पे कुछ की फीचर्स हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर पेमेंट होता है, प्रॉपर बताया जाता है। टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेज इज डिवाइडेड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल इंस्टॉलमेंट, मतलब जितना भी टोटल अमाउंट है उसको किस्तों में बांटा जाता है, अमाउंट को भी और उसके बजट के अकॉर्डिंग और उसके पैसों के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट और फीस जो होती है डिपेंड करती है आपके एग्रीमेंट पे, एंड द परचेजर मे बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट और एडिशनल फीस भी वो देगा प्रिंसिपल अमाउंट पे, क्योंकि वो सामान यूज कर रहा है तो सामान के यूज करने के साथ उसको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ओनरशिप मैंने अभी बताया, अनलाइक हायर परचेज वेयर ओनरशिप इज डिफर्ड अंटिल द फाइनल पेमेंट इज मेड, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ऑफ्टन ग्रांट ओनरशिप ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द आउटसेट विद द परचेजर रिटेनिंग ओनरशिप इवन एज दे मेक इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। अगर वो पूरी पेमेंट करेगा तो ही मालिक बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। ठीक है, सो बेसिकली एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं जो आपके पेपर में हर बारी छपता है। ठीक है, इग्नू वाले बच्चे प्लीज अभी से पढ़ना शुरू कर दो, मैं डरा नहीं रही हूँ बट स्टिल बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैक आ जाती है। रीजन यही होते हैं कि हम लोग जो है थोड़ा सा सीरियस नहीं हो पाते। कोई बच्चा जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अभी आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दें। व्हाट इज फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्या होता है? अब यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट से बने, हो सकता है बैलेंस शीट से बने, हो सकता है पीएनएल से बने, लेकिन मैं तीनों आपको समझाने वाली। दो क्वेश्चन मैंने सोचे थे कि एक वीडियो के अंदर दो क्वेश्चन कवर करूंगी, फिर अगर आपको सीरीज अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट करना, स्टिल मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगी। व्हाट इज फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्या होता है? तो फाइनल अकाउंट मींस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर आफ्टर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। जैसे ही आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फाइनल अकाउंट आपके बनने शुरू होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि कंफ्यूजन में होंगे, जिन्होंने अभी तक अकाउंट्स को हाथ नहीं लगाया है बिल्कुल भी, उन्हें मैं बता देती हूँ कि भाई देखो फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर किए जाते हैं। देखो एक सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जो अकेला मालिक जब अपना बिजनेस को चलाता है तो उसको काफी सारे अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन करने होते हैं। तो अगर हम बात करें जर्नल की, लेजर की और ट्रायल बैलेंस की, इसके बाद हमारा नंबर लगता है फाइनल अकाउंट का। अगर आपने वन शॉट नहीं देखी तो मोस्ट प्रोबेबली जाकर के देख लो, उसमें आपको काफी डिटेल में कराया मैंने। तो होता क्या, फाइनल अकाउंट को अगर मैं डिवीजन में डालूं तो यहाँ पे 3 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। ये आपका क्या है? फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब इसके यहाँ पे मैंने एरो दिए हैं। ये आपका ट्रेडिंग, ये आपका पीएनएल और यहाँ पे आपकी आती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो भाई देखो भाई, ऐसी बात है, अगर पेपर में लिखा हुआ आया कि एक्सप्लेन इनकम स्टेटमेंट, कई बारी वो घुमा करके हमसे पूछते हैं। ठीक है, तो हमें जो है कंफ्यूजन हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि क्या पूछ लिया। अनदर नेम पता होना ग्रेजुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना जाना जो है वो दिक्कत भरा हो सकता है। तो यहाँ पे सुन लो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल को मिला करके इनकम स्टेटमेंट बनती है और बैलेंस शीट फिर ये रहा। इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप समझ लो, अगर इसका डिफरेंस आए तो भी आप कर पाओगे, थ्योरी आई, शॉर्ट नोट आया तो भी आप कर पाओगे। इनकम स्टेटमेंट में आता है द इनकम स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ अकाउंट्स दैट affected the P&L of the enterprise. Accounts that increase the profit are shown on one credit side, while that deserve the profit losses एंड एक्सपेंसेस आर शोन इन द डेबिट साइड। देखो भाई जाहिर सी बात है, अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो वो हमारे क्रेडिट साइड पे जाता है, लेकिन अगर हमारे
लॉसेस आते हैं या खर्चे आते हैं तो वो हमारे डेबिट साइड पे जाते हैं। तो भाई सिंपल सी बात हुई, इनकम और प्रॉफिट, फायदा क्रेडिट साइड और नुकसान और खर्चे डेबिट साइड जाएंगे हमारे, कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट में। इतनी बात क्लियर हुई। द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर इज नोन एज द इनकम स्टेटमेंट। एन इनकम स्टेटमेंट हैज टू पार्ट, नेमली हमारे जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो दो पार्ट्स में बाइफर्केट किया गया है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो सबसे पहला ट्रेडिंग एंड पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है इट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकाला जाता है और ये सबसे पहला और प्राइमरी अकाउंट बनाया जाता है हमारे फाइनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि पहले ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है एंड देन बैलेंस शीट बनाई जाती है। आप सोचोगे कि ये मैम ऐसा क्यों बनाया जा रहा है, तो देखो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है, जो अकेला बिजनेस चलाता है, मालिक है, उसको कहीं ना कहीं साल में जानने की इच्छा है कि वो उसने क्या कमाया और क्या गवाया, तो उसके लिए वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता है, उसके बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। दोनों में फर्क क्या है, तो पहले ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग में क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या फिर ग्रॉस लॉस एंड में नीचे निकल के आता है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी कि एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना है और एग्जैक्टली लॉस कितना है वो हमें पीएनएल के द्वारा पता लगता है। बैलेंस शीट क्या, आप लैंग्वेज देखोगे बहुत इजी लैंग्वेज लिखी गई है यहाँ पे गेस्ट पेपर के अंदर, सो दैट आपको पढ़ते ही दिमाग में छप जाए और वहां पे आप लिख पाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो होती है उसको आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट स्टिल अगर आपको यूनिवर्सिटी की बुक अच्छी लगती है तो आप वहां से भी नोट्स रेडी कर सकते हैं। बैलेंस शीट में आता है द टर्म बैलेंस शीट रेफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनी एसेट्स। आपकी कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में रिपोर्ट देती है, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी कंपनी की, जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो डिस्क्लोज करती है, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर कितने एसेट्स हैं और कितनी, मतलब कितनी संपत्ति और कितना कर्जा है, लाइबिलिटी बोले तो कर्जा, कितना आपको पे ऑफ करना है। एंड द शेयर होल्डर इक्विटी एज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम बैलेंस शीट प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटिंग रेट्स ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर एंड इवेलुएटिंग अ कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर। ये साथ साथ हमारे जो भी कंप्यूट करती है रेट ऑफ रिटर्न्स को, जो कि इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है हमारी कंपनीज में। एंड इन शॉर्ट अगर हम बात करूं तो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट अ कंपनी ओन एंड ओन्स एज वेल एज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, की हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितना इन्वेस्ट अमाउंट कर रखा है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है हमारी कंपनी में। बैलेंस शीट कैन बी यूज फॉर द इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है, टू कंडक्ट फंडामेंटल एनालिसिस करना हो या फिर फाइनेंशियल रेशो को कैलकुलेट करना हो, उसमें भी ये मददगार साबित होती है। कंपोनेंट्स की अगर बात करूं बैलेंस शीट, ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, इसीलिए मैं काफी डिटेल में करा रही हूँ। डिफरेंस आए तो भी कर पाओगे, समरी आए, शॉर्ट नोट आए, सब कुछ कर पाओगे इसके बाद आप। तो बैलेंस एसेट्स की बात करूं तो अकाउंट्स विद इन द सेगमेंट आर लिस्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो इग्नोर करें, अभी थोड़े से मैसेजेस आते रहते हैं बच्चों के। अकाउंट्स विद इन द सेगमेंट आर लिस्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ऑर्डर द लिक्विडिटी, दिस इज द ease with which they can converted into cash, they are the different into they are divided into current assets। बेसिकली जो हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स क्या होती है, एक संपत्ति होती है और एसेट्स कई प्रकार की होती है, which can be converted into cash in 1 year or less। नॉन करेंट, इसमें बताया गया करंट एसेट्स कौन सी होती है, तो करंट एसेट्स वो वाली एसेट्स होती हैं जो हमारे कैश में एक साल के अंदर अंदर या एक साल के कंप्लीट होने से पहले ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम करंट एसेट बोलते हैं। और नॉन करंट वो होती है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स भी काउंट होती हैं। ठीक है, विच कैन नॉट, और कैन नॉट से मतलब है कि जो कैश में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होती है, हमारे फ्यूचर में बेनिफिट के लिए होती है। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, तो लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा होता है जो हमें पे ऑफ करना होता है। लाइबिलिटी इज एनी मनी दैट अ कंपनी ऑफ्स टू आउटसाइड पार्टी फ्रॉम बिल्स ही इट हैज टू पे टू सप्लायर को पे करना है, या हमारे क्रेडिटर्स जो हैं बेसिकली बॉन्ड इश्यू टू क्रेडिटर टू रेंट एंड सैलरीज देनी है। करंट लाइबिलिटी आर ड्यू टू विद इन, और यहाँ पे बात आती है लाइबिलिटी भी दो प्रकार की होती हैं। लाइबिलिटी में आता है एक होती है सीएल, एक होती है एनसीएल, यानी करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी का मतलब है जो भी आपको पे ऑफ करना है एक साल के अंदर अंदर वो करंट है। करंट से आप ऐसे याद रखें कि एक साल के अंदर अंदर, और जो नॉन करंट है वो एक साल के बाद जो चुकाने होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, वो सारे हमारे एनसीएल यानी नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनते हैं। आई होप आपको क्लियर है, इतनी बात समझ आई। तो मैंने ना 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करा दिए, काफी डिटेल में कराया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे
सो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना। जितने ज्यादा लाइक आएंगे मैं इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करूंगी। अगर लाइक ज्यादा होंगे, कमेंट ज्यादा होंगे, अगर आपकी अटेंडेंस लगाओगे कमेंट में, सो मैं इसको कंप्लीट करूंगी, इस पूरी की पूरी पीडीएफ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।